हे गाइस, मेरा नाम है आदर्श एंड आज की जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो हमारा या हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य भी हो सकता है। इस मूवी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, जहाँ दुनिया भर के अमीर लोग कुछ फॉलोअर्स और पैसों के चलते हमारे क्लाइमेट में आने वाले खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। लिसनर्स वो प्रेजेंट्स करते हैं डोंट लुक अप। मूवी की शुरुआत में हम साइंस लैब में बैठी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए प्रोफेसर मिंडी के साथ यहाँ पे काम करती है। इस लड़की का नाम होता है कैट डिबियस्की। एक दिन कैट डिबियस्की रोज़ाना की तरह अपने कंप्यूटर पर ग्रहों और तारों की मूवमेंट पर नज़र रख रही होती है। उसे ग्रहों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाती है। असल में वो एक एस्ट्रॉयड होता है जिसकी मूवमेंट काफ़ी तेज़ होती है, और ये पता चलते ही वो तुरंत डॉक्टर मिंडी को इस बारे में बताती है। डॉक्टर मिंडी सभी स्टूडेंट के सामने उस एस्ट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए उस एस्ट्रॉयड की पोजीशन का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही नतीजे पर आते हैं वो भी एक मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं। वो उस कैलकुलेशन को मिटा देते हैं और अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि सॉरी बच्चों, आज ये कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो कैट को जाने से रोक लेते हैं। डॉक्टर मिंडी मिशिगन स्टेट के काफ़ी जाने माने प्रोफेसर होते हैं। वो नासा में कॉल करते हैं और किसी ओगलथॉर्प प्रोफेसर से बात करते हैं, जहां वो प्रोफेसर से बताते हैं कि अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वो अपनी सभी प्रोजेक्ट और डेटा उन प्रोफेसर को शेयर करते हैं, जहां वो देखने के बाद वो भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही प्रोफेसर मिंडी और कैट डिबियस्की को व्हाइट हाउस आने के लिए कहते हैं। मिंडी और कैट तुरंत ही कार्गो प्लेन से व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग पूरा दिन प्रेसिडेंट के फ्री होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट साइड में किसी का बर्थडे मना रही होती है। वो लोग भी इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद पूरे न्यूज़ में सिर्फ किसी पॉप स्टार के ब्रेकअप की खबर चल रही होती है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे अमेरिका के एक सीनियर जनरल भी आकर उनके साथ बैठते हैं, और फिर कुछ देर बाद वो सभी को $10-10 में कुछ खाने के लिए ऑफ़र करते हैं। असल में ये किसी को भी पता नहीं होता कि वाइट हाउस में खाना एकदम फ्री मिलता है। और फिर वो सबको चूना लगाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, और उन सभी को इसी तरह इंतज़ार करते करते 7 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट का बेटा आकर उनको कहता है आप लोग किसी होटल में रुक सकते हैं, प्रेसिडेंट मैम आपसे कल मिलेंगी। उनको ऑफिशियल्स का इस तरीके का व्यवहार देखकर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो और क्या ही कर सकते थे। वो लोग अगले दिन फिर वाइट हाउस आते हैं, और इस बार उन्हें प्रेसिडेंट ऑलेन मिल जाती हैं। प्रोफेसर मिंडी और केट प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये कॉमेट 5 से 10 किलोमीटर जितना बड़ा है, और ये चिली के वेस्ट कोस्ट से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। इसका इम्पैक्ट करोड़ों हिरोशिमा बॉम्ब जितना होगा, और इसके गिरने से करीब 1-1 किलोमीटर जितनी बड़ी लहरें उठेंगी। 10 से 11 मैग्नीट्यूड के भूकंप आएंगे। और ये सब कहते वक्त प्रोफेसर मिंडी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट प्रोफेसर से पूछती हैं कि इसके गिरने के लगभग कितने प्रतिशत चांसेस हैं, जहाँ प्रोफेसर मिंडी बोलते हैं कि इसके गिरने के लगभग 101% चांसेस हैं। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट और उनके फॉर्मल ऑफिशियल्स इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइट ले रहे होते हैं। वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई मजाक चल रहा हो। एंड उनसे कहती हैं कि इस डेटा को हम अपने साइंटिस्टों से चेक करवाएंगे, हमें तुम लोग की बातों पर यकीन नहीं है। जिस पर प्रोफेसर ओगलथॉर कहते हैं कि मैं 15 सालों से नासा में प्लानिटरी डिफेंस में काम करता आ रहा हूँ, को खुद चेक किया है और ये एकदम करेक्ट है। जिस पर प्रेसिडेंट कहती हैं कि इस सब में बहुत ही खर्चा होगा। फिर ओगलथॉर कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए एक अलग पैकेज होता है, और हम उन पैसों से और नासा के ज़रिए कुछ ऐसे रॉकेट्स और ड्रोन्स तैयार करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस होंगे। वो सभी रॉकेट्स एस्ट्रॉयड तक जाएंगे और उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेंगे। इस पर प्रेसिडेंट कहती हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं, और अगर ये सब खबरें बाहर चली गईं तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए हम शांति से बैठ के इन समस्याओं को आंकेंगे, और इस बारे में हम और भी साइंटिस्टों से सलाह मशवरा करेंगे। वो लोग उनका खराब एटीट्यूड देखकर प्लान बनाते हैं कि वो इस खबर को पब्लिक में लीक करेंगे। जिस पर केट कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक रिपोर्टर है और वो कुछ न्यूज़ चैनल वालों को जानता है। उसके बाद हम एक कंपनी के सीईओ पीटर इशवल को देखते हैं, जो कि अपनी बैश कंपनी के एक नए बैश फ़ोन को लॉन्च कर रहा होता है। वो सभी को बताता है कि ये एक ऐसा फ़ोन है जो आपकी फीलिंग्स के अनुसार आपको शॉर्ट्स वीडियो सजेस्ट करता है, जिससे आपका मूड अच्छा हो सके। ये इंसान भी बहुत ही मतलबी और अजीब से किस्म का होता है। उसके बाद हम प्रोफेसर मिंडी और केट को देखते हैं।
केट और मिंडी डायरेक्टर को बता रहे होते हैं कि किस तरह उनके साथ व्हाइट हाउस में बर्ताव हुआ और किस तरह उनकी बातों को हल्के में लिया गया, जिस पर ये सभी डायरेक्टर्स ये बात कंफर्म करने के लिए प्रोफेसर ओगल और भी कुछ साइंटिस्टों से ये बात कंफर्म करते हैं और प्रोफेसर मिंडी को ये सलाह देते हैं कि वो एक लॉयर कर लें क्योंकि सरकार के कुछ लोग उनके पीछे पड़ सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर मिंडी कहते हैं क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं जो हम वकील रखेंगे, ये खबर पूरी दुनिया को जानना ज़रूरी है। लेकिन वो सभी कहते हैं कि आपको मीडिया ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो सभी लोगों को इस खबर से कोई भी मतलब नहीं था, वो सब इसका सिर्फ इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते थे। वो सभी डायरेक्टर्स मिलके इस शो को कंफर्म कर देते हैं और उनसे कल आने के लिए कहते हैं। ये बात केट के बॉयफ्रेंड को पता चलती है और ये बात सुन के वो काफ़ी हैरान होता है कि आखिर कौन सी ऐसी खबर थी जिस पर मेरा शो कंफर्म ना हो कि तुम्हारा शो कंफर्म हो गया। वो केट से इस बारे में काफ़ी पूछता है, जिस पर केट उसको ये पूरा सच उसको बता देती है। फिर अगले दिन हम इस शो को ब्रॉडकास्ट होते हुए देखते हैं, जिस पर प्रोफेसर मिंडी और केट होते हैं। ये पूरा शो मिंडी की फैमिली भी देख रही होती है और केट का बॉयफ्रेंड भी देख रहा होता है। वो दोनों एंकर्स मिंडी और केट से बस फालतू के सवाल कर रहे होते हैं, जिस पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी बताने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह एक मीटियोर हमारी अर्थ से टकराने वाला है, इससे हमारी दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन एंकर्स अभी भी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे होते, जिस पर केट अपना आपा खो देती है और वो लाइव कैमरे में चिल्ला के बताती है कि किस तरह हमारी अर्थ और हम लोग सब खतरे में हैं और अगर इस पर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके इस तरह बोलने के बाद भी किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ सभी लोग इंटरनेट में केट के उस गुस्से वाले बर्ताव का मीम बनाने लगते हैं, उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। इस बात से केट काफ़ी नाराज़ होती है। वो बताती है कि आज से ठीक 6 महीने 14 दिन 2 घंटे और 18 सेकंड के बाद वो एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ से टकरा जाएगा। और केट की इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ इंटरनेट में फैलने के कारण केट का बॉयफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन वही इसके विपरीत लोग प्रोफेसर मिंडी को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। वो एंकर्स प्रोफेसर मिंडी से कहते हैं हम आपके ऊपर एक और शो बनाएंगे, लेकिन इस बार सिर्फ आप होंगे। फिर अगले दिन हम प्रेसिडेंट ओलिन को देखते हैं, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी कुछ प्राइवेट पिक्स भेजी होती हैं, लेकिन वो इंटरनेट में लीक हो जाती हैं, जिससे उनके चुनाव और पॉपुलैरिटी पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा होता है। इसलिए वो मिंडी और केट की उस एस्ट्रॉयड वाली खबर को फैलाने का सोचती हैं, जिससे वो सभी लोगों का ध्यान भटका सकें। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर ऑक्ट और केट और मिंडी को FBI एजेंट्स पकड़कर व्हाइट हाउस ले आते हैं, जहां प्रेसिडेंट और उनका बेटा उन लोगों से कहते हैं कि हम ये एस्ट्रॉयड को रोकने वाली खबर पर ध्यान देना चाहते हैं, और अगर कोई तुम लोग से पूछता है कि गवर्नमेंट ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया तो इसका इंतजाम आप अपने सर लेंगे। और ये बात केट अच्छे से जानती हैं कि वो लोग अब इस खबर पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो सब फिर भी बहुत खुश होते हैं कि अब कोई एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए कुछ कर भी रहा है। जिस पर प्रेसिडेंट उनको प्लान बताती है कि वो एक बयान जारी करेंगी, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट अमेरिका की जनता के लिए, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में किसी को नहीं बताएंगी ताकि सबको ऐसा लगे ये एक इमरजेंसी है। वो जनता को बता देती हैं कि किस तरह एक 9 किलोमीटर जितना बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ से 5 महीने बाद टकराने वाला है, और उसे रोकने के लिए हम नासा के साथ कुछ रॉकेट्स को न्यूक्लियर मिसाइल्स से लैस करके हम एस्ट्रॉयड की तरफ भेजेंगे ताकि हम उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर सकें। प्रेसिडेंट इस मिशन के लिए एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल को भी चुनती हैं, जो कि एक अमेरिका के हीरो की तरह रिप्रेजेंट होगा। असल में इस मिशन में किसी भी इंसान को स्पेस में भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमेशा वॉशिंगटन को एक हीरो की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रख सके। इस खबर के बाहर आते ही प्रोफेसर मिंडी और प्रेसिडेंट काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। प्रोफेसर मिंडी को भी अलग अलग शोज़ के लिए इन्वाइट किया जाता है। फिर हम कुछ समय बाद लॉन्च का समय देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे रॉकेट को सक्सेसफुली अमेरिका से लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें से एक रॉकेट में वो रिटायर्ड जनरल भी होता है। वो सभी रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके होते हैं, लेकिन तभी पीटर, जो कि बैश कंपनी का CEO है, वो प्रेसिडेंट को साइड में आने के लिए कहता है और वो प्रेसिडेंट को कुछ बताता है, जिसके कारण प्रेसिडेंट किसी को बिना बताए बीच में ही मिशन को कैंसिल कर देती हैं और वो सारे रॉकेट धरती की ओर पैराशूट की मदद से नीचे आने लगते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि मिशन में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन इसके पीछे तो कुछ और ही कारण होता है। प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखती है जिसमें वो अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ प्रोफेसर मिंडी को भी बुलाती है। प्रेसिडेंट सभी को बताती है कि असल में ये कॉमेट डिबेस की हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। असल में पीटर और बैश कंपनी के साइंटिस्टों ने इस एस्ट्रॉयड पर स्पेक्ट्रोमीटर से रीडिंग की हुई होती है, जिससे उनको पता चलता है कि इस एस्ट्रॉयड पर
थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स हैं और इस समय ये मिनरल्स भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर पीटर बताता है कि उसकी कंपनी ने हाल ही में कुछ एडवांस ड्रोन्स को डेवलप किया है और हम उस ड्रोन को रॉकेट की मदद से उस एस्ट्रॉयड पर भेजेंगे। वो उस ड्रोन की मदद से कॉमेट के 30 छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और वो सारे टुकड़े एक एक करके पैसिफिक ओशन में गिरेंगे, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। पीटर विलेंट का ये प्लान सभी को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो ड्रोन्स कितने परफेक्ट हैं इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। सभी को ऐसा लगता है कि ये वो आराम से कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर मेंडी भी यहाँ पे केट को समझाते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी पावर तो उनके हाथों में है। इस पर केट काफ़ी गुस्से से बोलती है कि असल में वो एक माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ को तोड़ के उसके मिनरल्स इकट्ठे करके वो तो अपने फ़ोन के स्टॉक बढ़ाना चाहता है। वो कैफ़े में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है, और केट उनको ये सब बता देती है, जिसके कारण वहाँ पे हालत बेकाबू हो जाते हैं, लोग सड़कों में आ जाते हैं और इस सब के कारण केट को FBI एजेंट्स पकड़ के ले जाते हैं। FBI एजेंट्स केट को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से अब दूर जाना होगा यहाँ, क्योंकि तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। केट भी इस सब चीज़ के लिए मान जाती है। ये खबर आग की तरफ फैलती है और पूरी दुनिया में इस खबर से दो गुट बन जाते हैं। पहले तो वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि इस एस्ट्रॉयड की मदद से हमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसलिए हमें पीटर के प्लान पर विश्वास करना चाहिए। और दूसरे वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि ये सब एक पॉलिटिक्स है और हम लालच के कारण इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर ये प्लान काम नहीं करता है तो अर्थ में सभी इंसान मारे जाएंगे। केट को भी वार्निंग देके शहर से दूर उसके घर छोड़ दिया जाता है। केट अपने घर जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसके लिए गेट नहीं खोलते। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इस एस्ट्रॉयड की मदद से हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसलिए वो केट के खिलाफ होते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पाशी के शहर में केट एक स्टोर में काम करने लगती है। काम करते वक्त वो यही सब न्यूज़ देख रही होती है। तभी उसकी स्टोर में कुछ लड़के आते हैं जो कि केट की बात से सहमत होते हैं। वो केट के भी काफ़ी बड़े फ़ैन होते हैं और केट को भी वो लोग काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए केट उनके साथ समय बिताने लगती है। और यहाँ पे प्रोफेसर मेंडी और प्रेसिडेंट भी काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। असल में काफ़ी फेमस होने के कारण दोनों ने काफ़ी सारे शोज़ किए, जिसके कारण दोनों काफ़ी क्लोज हो गए। लेकिन प्रोफेसर मेंडी की वाइफ दोनों को एक साथ एक रूम में पकड़ लेती है और वो प्रोफेसर को गाली देके वहाँ से चली जाती है। फिर इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं जहाँ हम देखते हैं प्रोफेसर मेंडी अभी भी पीटर को कन्वेंस करने में लगे हुए हैं कि ये मिशन फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन पीटर प्रेसिडेंट के सामने प्रोफेसर मेंडी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है। वो इस बात से काफ़ी परेशान होता है कि अब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इतना सब होने के बाद प्रोफेसर मेंडी दोबारा उस शो में जाते हैं जहाँ वो एंकर्स फिर से वही फालतू के सवाल प्रोफेसर मेंडी से करने लगती है। लेकिन इस बार प्रोफेसर मेंडी अपना आपा खो देते हैं। वो सभी लोग से कहते हैं कि तुम लोग के दिमाग को आकर क्या हो गया है, हमारे पास जब दुनिया को बचाने का एक मौका था लेकिन हम वो भी गंवा चुके हैं और अब ये लोग मेरे जैसे प्रोफेसर को काम से निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। और वो प्रेसिडेंट के सभी पोल खोलने लगता है, इसलिए उसके साथ भी वही होता है। कुछ FBI एजेंट्स उसको भी पकड़ के ले जाते हैं और उसको भी मुंह बंद करने के लिए कहा जाता है। उस समय बात आसमान में देखते हैं, वहाँ पे एक चमकीला सा टूटता तारा दिखाई देता है। असल में वो एस्ट्रॉयड DBS होता है जिसे पूरी दुनिया देख रही होती है। जहाँ केट और मिंडी भी सभी को ऑनलाइन आकर कहते हैं कि सभी ये एस्ट्रॉयड को देखो, लुक अप इनटू द स्काई। लोग भी उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे करके ये एक लुकअप मूवमेंट में बदल जाता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो केट और मिंडी पर भरोसा करने लगते हैं, उनकी बातों को सच मानने लगते हैं और ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी शोज़ भी करते हैं और काफ़ी कॉन्सर्ट भी करते हैं जिसमें रैली भी ना होती है। और इस मूवमेंट का असर रशिया, चाइना और इंडिया पर भी होता है। असल में एस्ट्रॉयड से मिले मिनरल्स का राइट अमेरिका इन 3 देशों को देने से मना कर देता है, इसलिए रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर डिसाइड करते हैं वो लोग अपना एक अलग स्पेस प्रोग्राम बनाएंगे। रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर अपना एक स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं और वो भी एक सेम स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये मिशन फेल हो जाता है और जब ये खबर डॉक्टर ऑर्गोथ और केट और मिंडी को देते हैं तो वो भी इस खबर को सुन के काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ अमेरिका पर है और अगर पीटर का ये मिशन फेल होता है तो ये पूरी दुनिया का अंत होगा। अब वो लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर हम पीटर के कैंपेन की ओर देखते हैं जहाँ उसने लुकअप मूवमेंट से मिलता जुलता डोंट लुकअप मूवमेंट स्टार्ट कर दिया होता है। उनके सपोर्ट में भी काफ़ी सारी जनता होती है,
लेकिन उनमें से जब कुछ लोग आसमान की ओर देखते हैं तो देखते हैं वो एस्ट्रॉयड काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जिससे डरने के कारण उनका भरोसा गवर्नमेंट से उठ जाता है और वो प्रेसिडेंट के बेटे पर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम मेंडी, केट और उसके नए बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि अब वो अपने आखिरी मूवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अब एस्ट्रॉयड के गिरने में सिर्फ 6 घंटे बचे हुए थे। वो लोग कुछ ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, और फिर हम बाकी लोगों को देखते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें उसी लॉन्च साइट पे होती हैं जहां पीटर रॉकेट की मदद से अपने ड्रोन्स को उस एस्ट्रॉइड पर भेजने वाला था। फिर हम केट, मेंडी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जहां वो मेंडी के घर जाते हैं। मेंडी अपनी वाइफ से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बढ़िया लंच बनाते हैं और वो इस पल को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। फिर हम लोग यहाँ लॉन्च का सीन देखते हैं जहाँ पे 30 में से 4 ड्रोन लॉन्च के वक्त ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सिर्फ 26 ड्रोन्स बचे हुए होते हैं। पीटर सभी लोग को दिलासा देता है कि हमने पहले ही कुछ गलती का मार्जिन रखा हुआ है, इसलिए आप सभी लोग शांत हो जाइए। वो बाकी 26 ड्रोन सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं। वो सभी ड्रोन्स एस्ट्रॉयड पर लैंड हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ 2 ड्रोन्स आपस में टकराने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सिर्फ 24 ड्रोन्स बचे हुए होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट पीटर से पूछती हैं कि हम लोग ऑलरेडी 6 ड्रोन्स गंवा चुके हैं, क्या इतने ड्रोन्स काफ़ी होंगे? जिस पर पीटर कहता है कि मेरे साइंटिस्टों ने कहा है कि इस मिशन के लिए 24 ड्रोन भी काफ़ी हैं। फिर प्रेसिडेंट का बेटा पीटर से पूछता है कि हम और कितने ड्रोन्स गंवा सकते हैं, जिस पर पीटर खामोश हो जाता है और वो बचे हुए ड्रोन से उस एस्ट्रॉयड पे धमाका करते हैं, लेकिन इस सब से कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम मिंडी और उसके परिवार को देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर आर्गोथॉर भी आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग डिनर टेबल में बैठ के अपने जीवन के आखिरी पल को एंजॉय करते हैं। वो सभी लोग ऊपर वाले से शुक्रिया करते हैं इस जीवन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पीटर को, जो कि बहाने से उस लॉन साइड से निकल जाता है, और उसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट भी रेस्ट रूम का बहाना देकर वहाँ से निकल जाती है। वो अपने बेटे को वहीं छोड़ देती है। जहाँ इस तरह उन दोनों को जाते हुए देख वहाँ पे सभी लोग घबराने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी लोग प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट प्रोफेसर मिंडी को कॉल करती हैं और प्रोफेसर से कहती हैं कि ये मिशन फेल हो चुका है और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, और अगर तुम चाहो तो अपने साथ किसी एक को यहाँ ला सकते हो। तुम भी हमारे स्पेस स्टेशन में चल सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। जिस पर प्रोफेसर मिंडी कहते हैं कि आपके ये ऑफ़र के लिए शुक्रिया, लेकिन आप अपने और अपने बेटे का ख्याल रखना। जिसमें प्रेसिडेंट को ध्यान आता है कि वो अपने बेटे को उसी लॉन साइड पे छोड़ आई है। फिर हम उस एस्ट्रॉयड को देखते हैं जो कि धरती से टकरा जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस एस्ट्रॉयड के गिरने से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत बड़े बड़े भूकंप आते हैं। इस धमाके से वो लोग भी नहीं बच पाते और वो सभी लोग ख़त्म हो जाते हैं, और वो लोग ही नहीं, दुनिया के सभी लोग इस तबाही की चपेट में आके मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं दुनिया भर के कुछ अमीर लोग और कुछ पॉलिटिशियंस स्पेस स्टेशन में जाने के कारण बच जाते हैं। वो स्पेस स्टेशन की मदद से अर्थ से काफ़ी दूर चले जाते हैं, और ठीक 22,740 साल बाद वो स्पेस स्टेशन धरती की ओर दोबारा आता है, और वो सभी स्पेस स्पॉट्स धरती पे दोबारा लैंड करते हैं। वो पूरी धरती एकदम बदल चुकी होती है, और वहाँ पे कुछ अलग ही तरह के जानवर भी होते हैं, जहाँ एक जानवर प्रेसिडेंट पे भी हमला कर देता है और उसको मार देता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।